हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का, यानी हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था साझेदारी का पुनर्गठन, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताऊंगा कि पुनः मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाता है, और साथ ही साथ पुनः मूल्यांकन खाता बनाने के बाद पुनः मूल्यांकन जो किया गया है उसके बाद हमारी जो पक्की तलपट होगी वो कैसे तैयार की जाएगी। ये दो पॉइंट मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, राइट। और ये जो दो पॉइंट है आपको ये चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 में आपको बहुत काम आएगा। दैट्स वाई इसी चैप्टर में मैं आपको बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा तो नहीं है एक्चुअली, लॉन्ग क्वेश्चन काफी ज्यादा है, बट स्टिल छोटा क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप आने वाले चैप्टर्स में नहीं सीखोगे। स्टिल यहाँ पे जानना, यहाँ पे समझना जरूरी इसलिए है ताकि आपका बेस यहीं से तैयार होता जाए। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता रहूंगा, समझाता रहूंगा। ध्यान से सुनना, बाद में नोट्स बना के खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। बाकी अगर आप साथ साथ सॉल्व करना चाहते हो तो अपना हथियार तैयार कर लो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मंजू, प्रभा और मीना एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। तीन साझेदार हैं, नाम क्या है? मंजू, प्रभा और मीना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। और पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कितना है, 140। तो अगर आप खुद से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो बुक में निकाल सकते हैं। ओके, आगे लिखा है, उनके लाभानी वितरण का प्रमाण 5:3:2 है। सवाल में साफ साफ नोट यहाँ पे किया गया है, क्या नोट किया गया है कि भाई पुराना प्रमाण कितना है, 5:3:2। फिर आगे लिखा है, वे लाभानी वितरण का प्रमाण बदलकर 3:2:1 करना चाहते हैं। और उन्होंने क्या तय किया कि भविष्य में उनका जो अनुपात होगा कितना होगा, 3:2:1। तो याद रखना है कि ये कौन सा अनुपात है, पुराना, और ये कौन सा अनुपात है, नया। आप जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं आपको दिमाग में आना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप अपना हथियार तैयार रखें, पेन पेंसिल जो भी चीजें आपको रिक्वायर होती है उसको लेके बैठा करो, ठीक है। आगे लिखा है, इसलिए उन्होंने अपनी पीढ़ी की संपत्ति और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना निश्चित किया। निम्नलिखित माहिती से पीढ़ी की बही में पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करो और पुनः मूल्यांकन बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। दो काम करना है, एक तो हमें पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करना है जैसा मैंने कहा, और फिर आगे है कि पुनः मूल्यांकन खाता तैयार करने के बाद हमें तैयार करना है पक्की तलपट, राइट। हमें दो चीजें तैयार करनी है। अब इन दो चीजों को तैयार करने के लिए भी हमें कुछ छोटे छोटे खाते बनाने पड़ते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सवाल में दिखाता हूँ क्या क्या दिया गया है। तो ये रहा आपका पक्की तलपट, कौन सा, 31/3/17 के दिन का। यहाँ पे पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना है। अगर आप ध्यान से देखो तो पूंजी दायित्व में आपको दो चीजें दिख रही है, एक पूंजी दिख रहा है और ये यहाँ पे चालू खाता दिख रहा है। तो मैं पूंजी और चालू खाता कब कैसे क्या बनाना होता है, अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप चैप्टर नंबर 1 का वीडियो जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में मैंने जो फॉर्मेट एक्सप्लेन किया उसको जरूर देखना। हालांकि मैंने चैप्टर नंबर 2 भी एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी तक मैंने ज्यादा बड़े नहीं करवाए हैं, मैंने सिर्फ नॉर्मल आपको एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप ये दोनों देख के जरूर सीखना उसको, ठीक है, अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो। अदरवाइज हम आप इसमें कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे समझो, हमें यहाँ पे क्या दिया है, पूंजी और चालू खाता दोनों दिया है। इसका मतलब हमें पूंजी और चालू खाता दोनों बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ संपत्तियां हमें दी गई हैं और यहाँ पे हमें कुछ समायोजन दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से खाते बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने खाते पहले से ही बना लिए हैं। हमें 4 खाते बनाने हैं, एक है पुनर्मूल्यांकन खाता, दूसरा है पूंजी खाता, तीसरा है आर्थिक चिट्ठा और चौथा है हमारा चालू खाता। कितने खाते बनाने हैं? 4। कौन कौन से? पुनर्मूल्यांकन, पूंजी, आर्थिक और चालू खाता। पुनः मूल्यांकन और आर्थिक चिट्ठा तो हमें बनाना ही है, जो पक्की तलपट लिखा हुआ है। ये दोनों हमें इसलिए बनाने पड़ा क्योंकि वहां का जो लाभ या हानि आएगा हमें इन दोनों में बांटना होता है। अब हमें देखना है कि हमें किस में बांटना होगा, कैसे बांटना होगा, और ये आपको जानना जरूरी था, इस वजह से मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक समायोजन सॉल्व करते हैं। पहला समायोजन लिखा है, जमीन मकान की कीमत में 25% से वृद्धि कीजिए। क्या लिखा है? लिखा है जमीन मकान की कीमत में क्या करना है, 25% से वृद्धि कीजिए। आपका जो मेन वर्ड है वो ये 25% है, और दूसरा मेन वर्ड है आपका वृद्धि कीजिए। तो हम सबसे पहले जमीन मकान चेक करते हैं अपने पास कितने का है। तो अपने पास जमीन मकान है 1 लाख का, कितना परसेंट वृद्धि करना है? 25%। तो 1 लाख का 25% कितना होगा? तो 1 लाख का 25% निकालना अगर नहीं आता है, कैसे लो, 1 लाख लिखो, कैसे लिखोगे मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। 1 2 3 ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 5 जीरो लगाया, गुणे 2 5 और लास्ट में परसेंटेज। तो ये आपका आ जाएगा 25,000। ये मैं आपको पूरा लिख के नहीं बता सकता सारी चीजें, तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो 1 लाख का 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये 25,000 रुपए। अब यहाँ पे पता क्या चलेगा कि क्या हुआ है हमें? तो यहाँ पे लिखा है वृद्धि हुआ है, और वृद्धि होने का मतलब क्या? हमें फायदा। तो यहाँ पे जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे, एक काम करना, काम क्या करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। संपत्ति और दायित्व दो चीजें होती हैं, और संपत्ति दायित्व में या तो कमी या तो वृद्धि। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ,
या तो कमी होगा या तो वृद्धि होगा। और यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो लिख लेना है। कमी होगा तो संपत्ति में तो हमें होगा नुकसान, क्या होगा हमें, नुकसान। लेकिन अगर संपत्ति में वृद्धि होगा तो हमें होगा फायदा, और अगर दायित्व में कमी होगा तो ये हमें होगा फायदा, और यहाँ पे हो जाएगा नुकसान, क्योंकि दायित्व बढ़ने से हमारा नुकसान बढ़ जाएगा। ये अब ध्यान से देखो तो नुकसान नुकसान फायदा फायदा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या हुआ है, वृद्धि। तो वृद्धि होने का मतलब ये है कि हमें क्या हो गया है, फायदा। और फायदा हमेशा याद रखना है, फायदा या लाभ जो है वो हमेशा क्या कहा जाता है, पुनर्मूल्यांकन के जमा में। और नुकसान या हानि हमेशा कहा जाता है पुनर्मूल्यांकन के उधार में। जब भी आप पुनर्मूल्यांकन करोगे तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप लिख लिया करना। तब तक लिखना जब तक आप इसमें 100% मास्टरी हासिल नहीं कर लेते, तब तक ये चीजें आपको लिखते रहनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है। विदाउट प्रैक्टिस आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ऐसा होगा तो मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं सवाल पे, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाते हैं। 25% की वृद्धि है, वृद्धि होने का मतलब फायदा। अब फायदा हमें कहाँ लिखना है, पुनः मूल्यांकन के जमा में। तो ये रहा मेरा पुनः मूल्यांकन खाता। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जमीन मकान। क्या लिखेंगे, जमीन मकान। और कितना वृद्धि हुआ है, तो वो हुआ है 25,000 रुपए। ठीक है, कितना वृद्धि हुआ है, 25,000 रुपए। चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, जैसे ही आप समायोजन पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जमीन मकान यानी जो भी आपने एंट्री सॉल्व किया उसकी दूसरी एंट्री भी हो सकती है, तो तुरंत साथ में कर दो। जैसे ये जो जमीन मकान है, कहाँ से उठाया था मैंने, मैंने उठाया था संपत्ति लेना में से। कहाँ से उठाया था मैंने, संपत्ति लेना। संपत्ति लेना एक्चुअली क्या, हमारा आर्थिक चिट्ठा का ही पार्ट है ना। तो आपको पता है, ये हमने आर्थिक चिट्ठा बनाया है, तो आर्थिक चिट्ठा में आप यहाँ पे नाम लिख दो। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा तो वो नाम मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता पूंजी, और ये यहाँ पे दायित्व, और यहाँ पे संपत्ति, और यहाँ पे लेना। ठीक है, तो कहां से उठाया था, संपत्ति लेना से। तो जहां से उठाए वहीं चल के रख दो, जमीन मकान। हाँ, अब अंतर क्या है, हमारे पास पहले था 1 लाख का, अभी 25,000 बढ़ गया, तो बढ़ने से हमें क्या हो गया, फायदा। तो यहाँ पे हमने 1,25,000 रुपए लिख देंगे। हम कितना लिख देंगे, 1,25,000 रुपए, क्योंकि उसमें जमीन और मकान की कीमत में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसलिए। आगे चलते हैं, दूसरा समायोजन पढ़ते हैं। दूसरा समायोजन में लिखा है फर्नीचर की कीमत 10% से घटाइए। क्या लिखा है, फर्नीचर की कीमत 10% से घटाइए। तो अपने पास फर्नीचर कितने का पहले वो देख लेते हैं। तो अपने पास फर्नीचर जो है वो है 30,000 रुपए का। कितने का फर्नीचर है अपने पास, 30,000 रुपए का। सवाल में क्या बोला है, 10% से घटाइए, 10% घटाना है। तो घटाने से हमें फायदा क्या होगा, ये मतलब हमें क्या होगा, फायदा या नुकसान। तो पहले ये कंफर्म करो, ये क्या है, ये है हमारा संपत्ति लेना। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया है कि संपत्ति में कमी होने से हमें क्या होता है, नुकसान। और नुकसान हमें कहाँ लिखना है, उधार। किसके उधार में, पुनः मूल्यांकन के। सवाल में चलो ऊपर ज्यादा आ गया, नीचे वापस चलते हैं। और जो नाम दिया गया था वो हमें नाम लिख देना है। नाम क्या दिया था हमें, फर्नीचर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्नीचर। क्या लिखा मैंने, फर्नीचर। कितने का फर्नीचर है यहाँ पे भाई, 30,000 का। कितना नुकसान हुआ, 10%, यानी कि 3,000 रुपए। ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम अगले में चलते हैं। अब यहाँ पे फर्नीचर के साथ हमें क्या करना है, मैंने कहा जहां से उठाए वहीं चल के लिख दो। तो फर्नीचर हमने कहां से उठाया, संपत्ति में से। तो यहाँ पे चलते हैं और ऐसे लिखते हैं फर्नीचर। और कमी हुआ है तो कमी होने का मतलब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद रखना है कि वृद्धि होगा तो प्लस कर देना और कमी होगा तो माइनस कर देना है। चलते हैं आगे अगले समायोजन पे। अगले समायोजन में लिखा है यंत्रों की कीमत, ध्यान से सुनना। समायोजन में क्या लिखा है, यंत्रों की कीमत 80% रखनी है। कितना रखना है हमें, 80% ही रखना है। अपने पास यंत्र कितने का है, तो अपने पास यंत्र है 50,000 का। कितना रखने के लिए बोला है, सिर्फ 80%। तो एक काम करते हैं, हम सॉल्व करते हैं 50,000 का 80%। 50,000 का 80% निकालोगे तो आएगा 40,000 रुपए। यानी हमें रखना कितना है, सिर्फ 40,000 रुपए। और अपने पास है कितने का, 50 का है। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, हमें रखना कितना है, सिर्फ 40,000। हमारे पास है कितना, 50,000। रखना कितना है, 40,000। तो ध्यान से देखो तो क्या पता चल रहा है, फायदा या नुकसान। तो सीधी सी बात है, हमें क्या हो रहा है, नुकसान, क्योंकि रखना कम है और हमारे पास था ज्यादा। तो नुकसान होने का मतलब ये है कि हमें कहाँ लिखना है, हमें लिखना है पुनः मूल्यांकन के उधार में। तो चलते हैं पुनः मूल्यांकन में, और यहाँ पे उधार की तरफ हम क्या लिखेंगे, यंत्र। क्या लिखेंगे, यंत्र। और कितने का नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान हुआ है 10,000 रुपए का। कितने का नुकसान हुआ है, 10,000 रुपए का। और यहाँ पे जहां से उठाया, मैंने क्या कहा, जहां से उठाए वहीं चलो और वहां पे लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा यंत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यंत्र। और यहाँ पे कितना लिख दोगे, 40,000 रुपए। कितना लिख दोगे, 40,000 रुपए। उसके बाद अगला समायोजन। तो अगले समायोजन पे चलते हैं। अगला समायोजन लिखा है
अंतिम स्टॉक की बही कीमत बाजार की अपेक्षा 5,000 अधिक है। अब एक चीज याद रखना, ये तुम्हें आगे आने वाले सवालों में, आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएगा। जब भी कभी तुम्हें ऐसा नाम दिखे, क्या नाम दिखे, बही कीमत और बाजार कीमत, तो सवाल को सॉल्व मत करो, चुपचाप पहले बही और बाजार लिख लो। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं बही और यहाँ लिख देता हूं बाजार। ठीक है, चलो कीमत भी लिख देता हूं, बही कीमत, बाजार कीमत। कुछ बातें याद रखनी है। बही कीमत का मतलब एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अपने आर्थिक चिट्ठा की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अपने आर्थिक चिट्ठा की। ये आपको याद रखना है कि जब भी बही कीमत लिखा रहेगा, एक्चुअली वो बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? आर्थिक चिट्ठा की बात करें, ये याद रखना है। तो बही कीमत, सवाल में वापस पढ़ते हैं। अंतिम स्टॉक की बही कीमत, बही कीमत मतलब ये वाली, बाजार की अपेक्षा 5 ज्यादा है, बाजार से ये 5 ज्यादा है। तो बाजार से अगर ये 5 ज्यादा है तो पहले बही कीमत देख लो कितना है। स्टॉक हमारे पास है 40,000 का, स्टॉक कितना है हमारे पास? 40,000 का। अगर ये 40 का है, इसका मतलब ये हुआ ये कितना हो जाएगा? 35,000। कितना हो जाएगा? 35,000। सवाल ये मुझे पता कैसे चला? क्योंकि लिखा है जो बही है वो बाजार से 5 ज्यादा है। तो अगर ये 5 ज्यादा है तो 5 कम कर दो, यानी ये कितना हो गया बाजार में? 35। अब बाजार में कीमत है 35 और बही में दिखाए हो 40, तो कम करोगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि हमें किसके हिसाब से चलना है? बाजार के हिसाब से चलना है। तो हमें फायदा होगा या नुकसान? सीधी सी बात है, नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा? 5,000 रुपए का। तो हमें यहाँ पे चलना है और समायोजन में इसमें दिखा देना है। क्या दिखाना है हमें? यहाँ पे लिखना है स्टॉक। हमें क्या लिखना है? स्टॉक। रकम कितना लिखोगे? 5,000। क्या लिखोगे? 5,000। उसके बाद स्टॉक कहां से उठाए हो? संपत्ति में से। तो चलो, और संपत्ति में यहाँ पे लिखो स्टॉक। क्या लिखोगे? स्टॉक। और रकम कितना लिख दोगे? 35,000 रुपए। कितना लिख दोगे यहाँ पे? 35,000 रुपए। क्लियर है इतना? उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं अगला समायोजन। अगला समायोजन है देनदार वाला। क्या लिखा है? देनदारों पर कुल 2500 की डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। क्या लिखा है? देनदारों पर कुल 2500 की डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। क्या याद रखना है कि जब भी डूबत ऋण अनामत की बात आएगी, किसकी? डूबत ऋण, छोड़ो उसको, कोई बात नहीं। जब भी देनदारों की बात आएगी, किसकी बात आएगी? देनदारों की। तो याद रखना है, पहला जो सॉल्यूशन होगा वो कहाँ लिखना होगा? आर्थिक चिट्ठा में। कहाँ लिखना होगा? आर्थिक चिट्ठा में। याद रखना है, पहला जो सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहला सॉल्यूशन या पहला हल। आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। पहला सॉल्यूशन कहाँ जाएगा आपका? सीधा आर्थिक चिट्ठा में। कैसे? तो चल दो दिखाता हूं मैं। क्या है ये? देनदार। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं देनदार। अपने पास देनदार कितने का है? अपने पास देनदार है 25 का। अपने पास देनदार कितने का है? 25,000 का है। कितने का है देनदार अपने पास? 25,000 का। सवाल में बोला था कि आपको डूबत ऋण अनामत कितना रखना है? आपको डूबत ऋण अनामत रखना है 2500 रुपए का। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस और यहाँ लिखोगे डूबत ऋण अनामत। तो मैंने सिर्फ लिख दिया है, आप समझ जाना। डूबत ऋण अनामत कितना रखना है आपको? 2500 रुपए। तो 25,000 में से 2500 रुपए माइनस करो। तो कैलसी निकालो, अगर आता है डायरेक्टली तो कर लो, अच्छी बात है। तो कितना आएगा? 22,500 रुपए। 25,000 में से 2500 माइनस करोगे तो ये कितना आ गया? 22,500 रुपए। क्लियर है इतना? अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो पुराना वाला है ये कितना है? 1000 है। और नया वाला कितना है? 25। अरे गलत कलर ले लिया। ठीक है, मैं कलर ही नहीं लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे गोला कर देता हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पुराना वाला डूबत ऋण अनामत कितना है? 1000 रुपए है। और नया वाला कितना है? 2500 रुपए। ध्यान से अगर आप देखो तो डूबत ऋण अनामत की बढ़ने की वजह से, ध्यान से सुनना, डूबत ऋण अनामत के बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो 24,000 था, क्या यहाँ पे जो 24,000 था वो घट के कितना हो गया? 22,500 हो गया। यानी कि सरासर हमें क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। देनदार हमारे क्या हो गए? घट गए। तो याद रखना है, जब डूबत ऋण अनामत हम बढ़ाते हैं तो हमारा देनदार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब सवाल है कि कितना घट गया। तो यहाँ 1000 था, यहाँ कितना है? 2500, यानी 1500 रुपए बढ़ाया ना। सिंपल है, कितना रुपए बढ़ाया तुमने? 1500 रुपए। तो नुकसान भी तो 1500 का ही होगा। तो हमें करना क्या है? डूबत ऋण का नुकसान हुआ है। नुकसान मैंने कहा कहाँ लिखना है? उधार में। किसके उधार में लिखना है हमें? पुनः मूल्यांकन के। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे? तो यहाँ पे लिखोगे डूबत ऋण अनामत। क्या लिखोगे? डूबत ऋण अनामत। और रकम कितना लिखोगे? 1500। क्लियर इतना? तो डूबत ऋण अनामत कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। ओके, अभी बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अगला सवाल पे। अगला समायोजन लिखा है
लेनदारों में से 3,000 के लेनदारों को अब रकम चुकानी नहीं है। तो लेनदारों में से अब 3,000 को चुकाना ही नहीं है, तो लेनदार हमारे लिए क्या होता है? तो लेनदार हमारे लिए होता है दायित्व। देखो नहीं समझ में आता तो यहाँ पे चेक करो, दायित्व है यहाँ पे, देखो लेनदार दायित्व में लिखा है ना। अब जब पैसा नहीं देना है तो तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदा या नुकसान? अब पैसा नहीं देना है तो सर फायदा हुआ, और फायदा मैंने बताया क्या करना है, हमें जमा करना है। तो यहाँ पे चलते हैं और फायदा को हम क्या करते हैं, जमा। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेनदार, क्या लिखेंगे, लेनदार। और यहाँ पे कितना फायदा हुआ है, तो फायदा हुआ है हमें 3,000 रुपए का, क्योंकि 3,000 रुपए हमें नहीं चुकाना है। दूसरी बात मैंने क्या बताई, जहां से उठाओ वहीं पे चल के लिख दो। तो हमने पूंजी दायित्व कहां से, ये लेनदार हमने कहां से उठाया, पूंजी दायित्व में, तो यहीं पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लेनदार। क्या लिखेंगे, लेनदार। अपने पास कितने का लेनदार था, तो उसके लिए हमें सवाल में चलना होगा, देखना होगा। हमारे पास लेनदार था 40 का, हमें कितना नहीं चुकाना है, 3,000। तो अब बचेगा कितना, तो 40 में से 3 अगर आप माइनस कर दोगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 37,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 37,000 रुपए। क्लियर है? तो हमारे पास लेनदार कितने के बच जाएंगे, 37,000 रुपए के। फिर चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। तो अगला पॉइंट है, बैंक लोन पर अंतिम 3 मास का ब्याज चुकाना बाकी है। क्या लिखा है, अंतिम 3 मास का ब्याज चुकाना बाकी है। तो चुकाना बाकी है तो हमारे लिए तो ये क्या दायित्व बन गया ना, हमारे लिए क्या बन गया, दायित्व। और दायित्व यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हमें चुकाना बाकी है। तो दायित्व हमें कहाँ लिखना है, हमें दायित्व बढ़ने का मतलब हुआ हमें नुकसान हो रहा है, और नुकसान हमें कहाँ लिखना है, उधार में लिखना है। तो हम नाम क्या लिखेंगे, चलते हैं पहले नाम लिख लेते हैं। कहाँ लिखना है, पुनः मूल्यांकन के उधार में हमें नाम क्या लिखना है। तो यहाँ पे चुकाना बाकी ब्याज किस पर है, लोन पर। तो यहाँ पे लिखते हैं चुकाना बाकी लोन का ब्याज। लोन का जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इस वजह से थोड़ा कंजूसी कर रहा हूं। लोन का ब्याज कितना, जो भी रकम आएगा वो, अब वो रकम कितना है हमें पता नहीं चला है, उसके लिए हम गणना करते हैं, सवाल में चलते हैं, देखते हैं कितना है लोन, 30,000 का, दर कितना है 12%। तो यहाँ पे लिखते हैं 30,000 का लोन है, 12% की दर है। लेकिन ये जो दर होता है ये वार्षिक होता है, और हमें चुकाना कितना है, हमें चुकाना है सिर्फ 3 महीने का। तो गुणे 3/12 करो। याद रखना है कि जो दर दिया रहता है हमेशा दर कौन सा होता है, वार्षिक होता है। ये चीज याद रखना है, आपको कहीं लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद समझना है कि जो दर है वो हमेशा क्या होता है, वार्षिक। अगर महीने का गणना करना है तो गुणे 3/12, यानी जो महीना होगा उसको ऊपर रखना है, और टोटल डिवाइड में कितना करना है, 12। तो 30,000 का हमें कितना परसेंट करना है, 12%। तो 30,000 का 12% करोगे, गुणे 3/12। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही कैल्सियम में बटन दबाते जाओ। तो 30,000 गुणे 12 परसेंटेज गुणे 3/12, तो ये आ जाएगा 900 रुपए। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 900 रुपए। कितना रुपए, 900 रुपए। उसके बाद मैंने क्या कहा, जो जहां से उठाए वहीं लिख दो। तो लोन हमने कहां से उठाया, दायित्व में से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लोन पूरा नाम के साथ। तो पूरा नाम के साथ लोन लिखने के लिए इसको मैं मिटा देता हूँ। पूरा नाम क्या दिया गया है, तो पूरा नाम दिया है 12% की लोन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12% की लोन। तो 12% की लोन हमारे पास कितने का पड़ा है, तो 12% की लोन हमारे पास 30,000 रुपए का है, और उसमें हमें 900 रुपए ब्याज। तो यहाँ पे लिख देते हैं चुकाना बाकी ब्याज। क्या लिखेंगे, चुकाना बाकी ब्याज। कितना रुपए, 900 रुपए। और इस हिसाब से ये हो गया 30,900 रुपए। क्लियर है इतना? तो ये रहा हमारा आखिरी समायोजन। अब देख लें, ये हो गया हमारा आखिरी समायोजन। तो समायोजन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें हमेशा समायोजन को इस तरह से सॉल्व करना, एक एक समायोजन पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। अगर मैं आपको सवाल दिखाता हूँ पूरा, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, अगर मैं आपको सवाल दिखाता हूँ तो देखो लगभग एंट्री हमारी हो चुकी है। सिर्फ पूंजी और चालू में एंट्री नहीं गया है, बाकी देखोगे तो लगभग हमारी एंट्री हो चुकी है। आपको भी इसी तरह से करना है, सारी चीजें देखो, कोई गलतियां नहीं होगी। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या, मैंने पहले क्या किया, पहला समायोजन सोल्व किया। मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको दिमाग में बिठाना है। कैसे बिठाओगे, पॉसिबल हो तो खुद से 1-2 बार सॉल्व करना। अगर फिर भी कंफ्यूजन लगता है तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना। क्लास में जैसे तुम पढ़ते हो तो सर से पूछते हो ना, सर समझ में नहीं आया, सर वापस एक्सप्लेन कर दो। अब यहाँ पे तुम मुझे बोल नहीं सकते कि सर समझ में नहीं आया, सर प्लीज वापस एक्सप्लेन कर दो। तुम्हारे पास ऑप्शन है, हाथ ऐसे उंगली उठाओ, जाओ प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो, और जो वीडियो है देखो उसको, और थोड़ा सा से पीछे कर लो। बस इतना ही करना है तुमको, ठीक है? और कुछ नहीं मेहनत करनी है। तो उतना करके रीड करते रहो, स्टडी करना जरूरी है, और उसके लिए आपको जो मैंने कहा वैसा उसको फॉलो करना है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं कंटिन्यू बेस पे, तो ट्रस्ट मी, आपके अकाउंट्स के नंबर के साथ साथ आपका जो नॉलेज होगा वो भी इस लेवल का हो जाएगा कि आने वाली कोई भी एग्जाम्स जो होंगी आप कभी डरेंगे नहीं। इतना मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूँ। कितना, अंगूठा लगवा लो मेरा,
क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे, थोड़ा उसका कोई दिक्कत नहीं, टाइम मिलेगा तो खूब बातें करेंगे, किसी दिन बैठ के आराम से चाय पे चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे सुनो, समायोजन सॉल्व करने के बाद अगला काम जो तुम्हारा होगा वो ये होगा कि तुम्हें करना क्या है, आर्थिक चिट्ठा लो। मैंने क्या कहा, आर्थिक चिट्ठा लो, ठीक है, यहाँ से देखो और चेक करो कि क्या क्या लिख चुके हो। तो यहाँ पे जमीन मकान हो चुका, हालांकि मैं इतना टिक करते जा रहा हूँ कि तुमको पता चल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो आमने सामने दिख भी रहा है, जमीन मकान हो गया, यंत्र हो गया, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, फर्नीचर हो गया, विनियोग, विनियोग बाकी है, तो जो बाकी है ना उसको बस कॉपी पेस्ट कर दो, जो बाकी है उसको क्या कर दो, बस कॉपी पेस्ट कर दो। विनियोग कितने का है, 50,000 का, तो जो बाकी है उसको तुम्हें बस क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला क्या है, चालू संपत्ति, उसमें अपना अंतिम स्टॉक, तो अंतिम स्टॉक तो हो चुका है। उसके बाद है देनदार, देनदार भी हो चुका है। उसके बाद है लेनी हुंडी, तो लेनी हुंडी बाकी है, उसको भी क्या कर दो, बस कॉपी पेस्ट, जहां है वहीं उठा के कॉपी कर दो। लेनी हुंडी कहाँ पे लिखा है, संपत्ति में, तो देखो मैंने संपत्ति में कॉपी कर दिया। कितने का है लेनी हुंडी, तो लेनी हुंडी है 5,000 रुपए का। उसके बाद है रोकड़ शेष, जहां से है वहीं से उठा के कॉपी कर दो, तो यहाँ पे लिख दो रोकड़ शेष, कितना, 40,000। तो ये हो गया हमारा पूरा आर्थिक चिट्ठा का संपत्ति पक्ष का कंप्लीट। अब बात करेंगे दायित्व पक्ष का। दायित्व पक्ष का कैसे करोगे, तो ये देखो आ गया सबसे पहले पूंजी, तो पूंजी का शेष हमेशा क्या होता है, जमा होता है। चालू का शेष भी हमेशा क्या होगा, जमा, लेकिन यहाँ पे तो जमा ही होगा, लेकिन मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको दूसरा तरीका शॉर्टकट बताता हूँ। बाकी डिटेल के लिए मैंने बहुत एक्सप्लेन किया पीछे की क्लासेस में, प्लीज उसको जरूर देखना, ताकि ऐसा ना लगे आपको कि यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इन सब चीजों में, क्योंकि यहाँ पे इन सारी चीजों में डिटेल में जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। क्या समझाऊंगा मैं आपको, वो देखो, ये रहा हमारा पूंजी और ये रहा हमारा चालू खाता। मैं कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे एज्यूम करके चलता हूँ कि मेरा पूंजी खाता जो है वो इसके नीचे है। यहाँ पे देखो मैं लाइन ऐसे खींच लेता हूँ, ये है मेरा पूंजी खाता, ठीक है, या चालू खाता, जो भी खाता है। तुम्हें याद क्या रखना है, थोड़ा सा लाइन सिस्टमेटिक कर देता हूँ, बाकी गणना की मैं कुछ भी नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आप उसको लिख सकें। ओके, छोड़ो रहने दो, मेरी लाइन सीधी नहीं होने वाली। तुम्हें याद कैसे रखना है कि सर एंट्री कैसे करनी है, कैसे बता रहे हो आप, उसको सुनो पहले। जो चीज यहाँ पे दिया होगा, ये क्या है, पूंजी दायित्व, उसको क्रॉस लेके जाओगे इधर, मैं एरो बना दे रहा हूं ताकि आप इसको नोट्स बना लेना। जो चीज संपत्ति में दिया होगा यानी इधर, वो कॉपी करके किधर जाएगा, इधर, ध्यान रखना है, यहां से जाएगा इधर और यहां से जाएगा इधर। मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी चीज होगी या तो पूंजी के जमा में जाएंगी या तो चालू के जमा में। कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखो मैंने बोला क्रॉस एंट्री करनी है, तो चलते हैं, तो पूंजी और चालू के जमा में फटाफट शेष लिख देते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो हमें शेष लिखना है, तो शेष हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष आगे लाए, क्या लिखोगे, शेष आगे लाए। नाम क्या दिया था, नाम तो मैंने लिखा ही नहीं है, नाम है मंजू, प्रभा और मीना, तो मंजू के लिए एम, प्रभा के लिए पी और मीना के लिए एम, ठीक है, मंजू प्रभा मीना, मंजू प्रभा मीना। तुम लोग एक काम करो, नाम कभी शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है, मैं पूरा शॉर्ट में भले लिख रहा हूँ। शेष आगे लाए कितना है आपका, तो पहले पूंजी की बात करते हैं, तो पूंजी का शेष है 1,50,000, 40,000 और 30,000, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ 1,50,000, थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, थोड़ा ये जो जगह है ना वो मैंने बहुत ज्यादा छोड़ दी है, तो मुझे 0,0 जो है ना वो थोड़े छोटे लिखने पड़ेंगे, पर मैं ऐसे लिखूंगा कि समझ में आ जाए। 1,50,000, दूसरा कितना है आपका 40,000, तो 40,000 क्रॉस में ही लिखता हूँ और इसमें 30,000 रुपए, ठीक है, अगर कभी ऐसा हो तो तुम भी क्रॉस में लिख सकते हो। उसके बाद चालू खाते का है, तो चालू खाते का भी शेष लिखते हैं, तो चालू खाते का भी शेष जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे शेष आगे लाए, क्या करेंगे, शेष आगे लाए, कितना है भाई इसका, तो इसका है 10,000, इसका है 20,000 और इसका है 9,000, बस कॉपी कर दिया, 20,000, 10,000, 9,000, ठीक है। उसके बाद अगला नाम क्या है, अगला नाम है लोन, तो लोन तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ये देखो आर्थिक चिट्ठा बाजू में दिख रहा है, तो लोन की तो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टिक कर देता भाई लोन हो चुका है। उसके बाद अगला क्या है, लेनदार, तो लेनदार भी ऑलरेडी हो चुका है, बचा है सिर्फ देनी हुंडी, तो देनी हुंडी है तो उसको बस कॉपी कर दो, यहाँ पे लिख देता हूँ देनी हुंडी, तो देनी हुंडी का रकम कितना, 10,000, तो हमने क्या किया, उसको बस कॉपी कर दिया। अब देखो हमने पूरा आर्थिक चिट्ठा सॉल्व कर लिया, हमने पूरा समायोजन सॉल्व कर लिया। ये करने के बाद अब देखोगे तो सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब बस करना क्या है, खाते बंद करना है। तो खाते बंद कैसे करोगे, तो याद रखना है, सॉरी
याद रखना है सबसे पहला कौन सा खाता बंद करोगे, पुनः मूल्यांकन का खाता। कौन सा खाता बंद करोगे, पुनः मूल्यांकन। तो यहाँ पे ऐसे 2 लाइन खींच देना। याद रखना है मेरा जगह थोड़ा कम पड़ गया है, तो जगह कम पड़ गया तो मैं इस साइड गणना लिख दूंगा। मैं ये जो स्पेस है ना, मैं इसे कलर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई भी दे। मैं इस स्पेस में लिख दूंगा। जगह इसलिए कम पड़ गया है क्योंकि ये मार्क इसे जो पेन है मैं यूज करता हूँ, ये पेन में थोड़ी राइटिंग मोटी हो जाती है और पतली राइटिंग करूंगा तो फिर दिखाई नहीं देगा, इस वजह से। तो कोई दिक्कत नहीं है उसका, उम्मीद करता हूँ सारी चीज समझ में तो आ ही रही होंगी। तो यहाँ पे हमें 2 अंडरलाइन करना है ऐसे ही, ठीक है, ऐसे करके 2 लाइन खींचना। इस 2 लाइन का मतलब होता है तुमने टोटल कर लिया है। तो यहाँ पे टोटल कैसे करोगे, तो 25 + 3 कितना हो रहा है, 28,000। कितना, 25 + 3 कितना हो रहा है, 28,000। तो यहाँ पे पेंसिल से ऐसे लिख लेना 28,000। फिर क्या करना है, फिर इसका टोटल करो। इसका टोटल करने के लिए हम निकाल लेते हैं कैलसी। पहला है 3,000, दूसरा है 10,000, फिर 5,000, 15,000 और 900। ये है 33,900 रुपए। कितना है आपका टोटल, 33,900 रुपए। नहीं सॉरी, ज्यादा कर दिया ना, 15,000 कर दिया मैंने, गलती कर दी, सॉरी सॉरी। 3,000, 10,000, ये मार्कर को, ये कर्सर को हटा देता हूँ, फिर 5,000, 1,500 और 900 रुपए। ये आया आपका 11,400 रुपए। कितना आया है आपका, 11,400 रुपए। सही है ना यार, 10 यार सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे गलत हो गया। 3 तो है, ये 10,000 वो है और 5,000 ये है, 1,500 ये है, 900 ये है, गलती हो गई माफ करना, 20,400 है। ठीक है, जल्दबाजी में गलती हो गई। कितना है, 20,400 है। ध्यान से देखना, इसका टोटल है 20,400, इसका टोटल है 28,000। अब डिफरेंस कैसे निकालोगे, पहले क्या करो, दोनों साइड का अच्छे से टोटल कर लो। जैसे मैंने जल्दबाजी की, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको ध्यान से देखना है कि आपने क्या लिखा है। यहाँ पे देखो मैं कर्सर रखा था, इसलिए मुझे 1500 का 15,000 लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा एक 0 छुप गया है। कोई गलती नहीं करनी है, ध्यान से 3,000, 10,000, 5,000, 1,500 और 900 रुपए। इस तरह से आपको पूरा ध्यान से टोटल करना है। यहाँ है 28 और यहाँ है 20,400। किस साइड ज्यादा है, तो जमा साइड में ज्यादा है। किस साइड ज्यादा है, जमा साइड में। तो डिफरेंस किधर आएगा, उधार साइड में। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो ये आएगा 7,600 रुपए। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 7,600 रुपए। कितना डिफरेंस आएगा, 7,600 रुपए। सवाल ये कि 7,600 रुपए होगा क्या, तो जमा साइड का टोटल ज्यादा है। जमा को हमने क्या नाम दिया है, लाभ। जमा को हमने क्या नाम दिया है, लाभ। कहाँ कैसे पता चला सर, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। इसका मतलब ये जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वही हमारा रिजल्ट होता है। टोटल किस साइड का ज्यादा है, जमा साइड का, तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, वो होगा लाभ। क्या होगा हमारा रिजल्ट, लाभ। तो यहाँ लिखोगे लाभ, ये गणना इधर लिखना है, इसके नीचे क्या लिखोगे, लाभ। और इसको ट्रांसफर कहाँ कर रहे हो, तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं चालू खाता में। याद रखना है, जब पूंजी और चालू दोनों दिया हो तो जो लाभ होगा वो कहाँ जाएगा, चालू में। कहाँ जाएगा, चालू खाते में। तो यहाँ पे लिख देना चालू खाते। उसके बाद तीनों का नाम, मंजू, प्रभा और मीना। ठीक है, नाम क्या लिखोगे, मंजू, प्रभा और मीना। और इनका लाभ हानि का अनुपात कितना है, तो ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बाजू में है। तो यहाँ पे 2 लाभ हानि का है, एक पुराना है और एक नया है। तो ये जो पुनः मूल्यांकन किया तुमने, किसका किया है, तो ये पुरानी चीजों का। तो हमें बांटना भी कैसे, पुराने अनुपात में ही बांटना है। अपने पास कितना है, 7,600। तो 7,600 गुणे 5 भागे 10, तो ये कितना आ जाएगा, 3,800 रुपए। कितना आ जाएगा, 3,800 रुपए। ठीक है, फिर दूसरे वाले का सेम ऐसे ही करो, 7,600 गुणे 3 भागे 10, ये कितना आ जाएगा, 2,280 रुपए। कितना आ जाएगा, 2,280 रुपए। और तीसरा भी इसी तरह से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1,520 रुपए। और ये हो गया हमारा पूरा कैलकुलेशन जो यहाँ पे लिखना है। एक लिख के दिखा देता हूँ, जैसे 7,600 है तो 5, 3, 2, टोटल कितना हो रहा है, 10। तो टोटल लिख देना 10। अब यहाँ पे क्या करोगे, गुणे 5 भागे 10, ये किसका निकलेगा, मंजू का। फिर उसी तरह से प्रभा का करोगे तो यहाँ पे क्या कर दोगे, गुणे 3 भागे 10। और तीसरे का निकालोगे तो गुणे 2 भागे 10। बस इतना ही करना है तुम्हें, बाकी कैलकुलेशन सेम है। अब यहाँ पे समझो, इसके बाद वाला खेल थोड़ा सा मजेदार है। पुनः मूल्यांकन का क्या मिल गया हमें, लाभ। कौन सी साइड लिखा है हमने, शेष उधार साइड। तो जब तुम लेकर जाओगे पूंजी हो या चालू में, तो याद रखना क्रॉस लेके जाना। कैसे लेकर जाना है, क्रॉस। ये कौन सी साइड में लिखा है हमने, उधार साइड में। तो क्रॉस लेकर जाने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा साइड हो जाएगा। तो याद रखना ये वाली कहाँ लिखनी है, चालू खाता में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुनः, नाम क्या लिखना वो याद रखना है, पुनः मूल्यांकन। पुनः मूल्यांकन खाता। रकम कितना दिया है, जो रकम हमने निकाला है, तो रकम हमने कितना निकाला है वो हम लिख देते हैं, 3,800, 2,280। कितना लिखेंगे, 2,280 और ये 1,520 रुपए। इस तरह से हमें क्या करना है, टोटल लिख देना है।
अब यहाँ का हो गया, तो अब हमें क्या करना है, ये भी खाता बंद करना है। तो खाता बंद कर लेकिन मैंने क्या बताया, सबसे पहले एक साइड का टोटल कर लो और दूसरे साइड से माइनस करना है। लेकिन कैसे करना है वो मैंने बताया, दोनों साइड का टोटल करके लिख लिया करो पेंसिल से। पर अपनी नसीब इतनी अच्छी है कि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना है वो देख लेते हैं। तो 10,000, 3,800, तो यहाँ 13,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13,800। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13,800। और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 22,280। और तीसरे वाले का हो जाएगा 9,000, 9 1 10,000 नहीं, 10,520 रुपए। तो यहाँ पे अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे लिखोगे शेष आगे ले गए। क्या लिखना है, शेष आगे ले गए। रकम कितना है, 13,800, 22,280 और 10,520 रुपए। यहाँ पे 20 होगा, जीरो। तो जो ये आंसर आता है उसको क्या कर देना, सर्कल। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा सर्कल बना देना। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को क्लियरली दिख जाएगा कि ये है तुम्हारा आंसर। क्या दिखेगा, एग्जामिनर को क्लियरली उस आंसर तुम्हें दिखेगा। अभी तुम्हें इस साइड का टोटल लिखना बाकी, तो इस साइड का टोटल तुम लिख लेना। ठीक है, इस साइड का टोटल तुम लिख लेना। अब उसके बाद तुम्हारा ये दूसरा खाता है, दूसरा है पूंजी खाता। इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो इस साइड कोई एंट्री नहीं दिया, तो हमें बस क्या करना है, शेष आगे ले गए करके लिखना है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, मैं लिख देता हूं शेष, एक मिनट, हाँ, ये जो लाइन आ गई है ना, इसको हटा देता हूं मैं। और ये एक ऐसे और इसी के नीचे ऐसे। तो ये लाइन का थोड़ा याद रखना है, मैंने बता दिया आपको क्यों लिखना है, ताकि इससे सामने वाले को पता चले कि तुमने टोटल कर दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शेष आगे ले गए, एक ही रकम है। तो यहाँ पे फटाफट लिख देते हैं 1.5 लाख, फिर 40,000, 30,000। जो रकम दिया वही यहाँ पे लिख देना है, 1.5 लाख, 40,000, 30,000, 1.5 लाख, 40,000, 30,000। ठीक है, इस तरह से कर देना। और यहाँ का भी टोटल भाई लिख लेना। मैं चलो लिख ही देता हूँ यार, जगह नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूँ, 13,800, 22,280, 10,520। ठीक है, 22,280 अभी दिख रहा है क्लियर। तो ये हो गया हमारा दोनों खाता बंद। कौन सा दोनों खाता, पूंजी और चालू। अब इनका शेष कैसे लिखना है वो देखो। इनका शेष लिखने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन रीजन जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, देखो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तरीका आपको समझा देता हूँ कि कैसे लिखना है, ताकि गलतियां ना हो। बस इतना ही मेरा टारगेट है कि आपसे गलतियां ना हो, जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे शेष कैसे लिखोगे, तो जैसे मान लो इसी के नीचे आर्थिक चिट्ठा, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, मान लो ये इसी के नीचे ऐसे आर्थिक चिट्ठा मैंने बनाया है, ये मेरा आर्थिक चिट्ठा है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। तो ये मेरा है आर्थिक चिट्ठा, यहाँ पे मेरा क्या है, पूंजी, और यहाँ पे मेरा क्या है, संपत्ति। तो तुम्हें करना क्या है कि देखो, ये एकदम ऊपर दिख रहा है कि नहीं, तो जहां पे शेष है बस उसी के नीचे कॉपी कर दो। ये शेष यहाँ पर है ना, तो इसके नीचे कॉपी करने का मतलब पूंजी में कॉपी करना है। यहाँ शेष होगा तो इसके नीचे कॉपी करने का मतलब संपत्ति में। तो दोनों का शेष देखोगे तो कहाँ है, तो इस साइड है। इस साइड से नीचे नीचे कॉपी करोगे तो कहाँ पे लिखोगे, पूंजी पक्ष में। कौन से पक्ष में लिखोगे, पूंजी दायित्व पक्ष में। यानी कि ये दोनों के दोनों कहां चले जाएंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो बस यहाँ पे आपको लिखना है पूंजी, और तीनों का नाम मंजू, प्रभा और मीना। 1.5 लाख रुपए, 40,000, 30,000 और इसका टोटल। तो 1.5 लाख, 40,000, 30,000 करोगे तो ये आ जाएगा 2,20,000। कितना आ जाएगा, 2,20,000। फिर उसी तरह से नीचे लिखो चालू खाता, और सेम वही करो मंजू, प्रभा और मीना। मंजू का टोटल आया है 13,800 रुपए, 22,280 रुपए, और ये आया है 10,520 रुपए। अब इसका थोड़ा टोटल करना पड़ेगा। तो 13,800, 22,280 और ये 10,520, तो ये टोटल आ रहा है आपका 46,600। कितना आ रहा है टोटल, 46,600। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 46,600 रुपए। क्लियर है, तो ये रहा आपका पूरा सवाल कंप्लीट 46,600 के साथ। अब यहाँ पे देखो, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। इसका टोटल यहाँ पे लिख देना भाई 28,000 दोनों साइड में। ओके, यही टोटल कंप्लीट। अब बस हमें करना क्या है, इसका टोटल करके लिख देना है। तो इसका टोटल भी वही बात है, 2 लाइनें खींच के ऐसे अंडरलाइन कर देना, ताकि उनको लगे भाई तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है।
तो अब यहाँ पे इसका टोटल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले संपत्ति पक्ष का, तो संपत्ति पक्ष का अगर हम टोटल करते हैं तो जो जो दिया है 1,25,000, 27,000, 40,000, 35,000, 22,500, 50,000, 5,000 और 40,000, तो ये आ गया आपका 3,44,500। कितना आया? 3,00,000 इंटू सेट मुझे कैंसिल करना होगा ताकि मैं लिख पाऊं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3,44,500 और ये रहा मेरा आंसर इसका। और इसका भी मैं टोटल करता हूँ तो 2,20,000, 46,600, 10,000, 37,000 और 30,900, यानी ये भी टोटल कितना आ गया मेरा? 3,44,500 रुपए। और इस तरह से मेरा दोनों चीज क्या हो गया? मैच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा समायोजन जो ऐसा है कि आड़ा टेढ़ा करके नहीं था। स्टिल आपको पुनः मूल्यांकन खाता बनाना, पुनः मूल्यांकन खाता को बंद कैसे करके पूंजी का या चालू में कैसे ले जाया जाता है, फिर आर्थिक चिट्ठा कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, अगर आपको इतना भी आ गया, ठीक है, आपको इतना भी आ गया, इसका मतलब ये है कि आपने 70% सीख लिया। कितना सीख लिया आपने? 70% क्या किया? सीख लिया है। अब बाकी का जो हमें करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले चैप्टर में। जो 30% है वो 5वें चैप्टर में और 6ठे चैप्टर में मिलकर सिखाएंगे। हालांकि 5वें में ही सिखा दूंगा, 6ठे में तो सिर्फ आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू क्या करना होगा? क्लास को देखते रहना होगा, बने रहना होगा। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी जो चीजें कर सकते हो आप कर सकते हो। आपकी तरफ से जितनी हेल्प होगी करना चाहो आप उतनी हेल्प कर सकते हो। और वो हेल्प में 3 ही चीजें आएगी। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ऐसे दोस्त जिनको भाई जरूरत है, जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे, ट्यूशंस नहीं जा पा रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं कैपेबल है, स्टिल उनको टेंशन की जरूरत है। मैं हूं यहाँ पे, बैठा हूं मैं यहाँ पे, सिलेबस आपको पूरा करवाया जाएगा, उसका चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ओके, और वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।